और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसी घटनाओं में हमारे देश में हिंदुओं में अब आक्रोश और उग्र हो गया है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक देश के कई राज्यों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमलों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और अब भारत के लोग अपने पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और पुरजोर तरीके से इसकी आवाज भी उठा रहे हैं। यानी ये एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए न्याय की मांग कर रहा है। बांग्लादेश के इन हालात पर बांग्लादेश की सरकार की चिंता कहीं नहीं दिख रही। बांग्लादेश सरकार ने भारत के उच्चायुक्त से सवाल जवाब कर लिए हैं। उधर भारत ने भी बांग्लादेश के उच्चायुक्त को दूसरी बार तलब किया है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को और हिंदू युवक की हत्या ने भारत में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। भारत के बाद बांग्लादेश ने भी अपनी वीजा सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए दोनों देशों के रिश्तों में तो पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते अब एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं, जहां हर कदम कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। आइए सिलसिलेवार ढंग से आपको समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश के हालात और वहां भारत के खिलाफ फैलते हिंसा के बारे में। आइए ग्राफिक्स के जरिए रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये अत्याचार हिंदुओं पर बढ़ रहे हैं और भारत में अब आक्रोश और उग्र हो गया है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त जो हैं वो तलब किए गए हैं। भारत ने एक हफ्ते में, आपको बता दें कि दूसरी बार ये तलब किया है, सवाल जवाब किया है और हिंसा को लेकर अब भारत गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि भारत में लगातार अब विरोध प्रदर्शन दिख रहे हैं। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक कई राज्यों में इस समय विरोध प्रदर्शन उग्र हो गए हैं। मांग यही की जा रही है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता बरस रही है उसको रोका जाए। यानी अब हिंदू नहीं सहने वाले अपने कम्युनिटी, अपने धर्म पर अत्याचार। बांग्लादेश में हो रहे इस अत्याचार से भारत इस समय गुस्से में है। आइए अब आपको अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको बताते हैं कि कैसे ये जो उग्र प्रदर्शन जो हो रहा है वो बढ़ रहा है और हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा पर इस समय भारत गंभीर है और चिंता जाहिर कर रहा है और भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। ऐसे में बांग्लादेश के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, लेकिन इस समय जिस तरीके से दोनों देशों के बीच रिश्ते चल रहे हैं उसमें जो उठापटक चल रही है इसको लेकर भारत कड़ी नजर बनाए हुए है। एक एक कदम फूंक फूंक के रख रहा है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह तलब किए गए हैं। भारत ने एक हफ्ते में दूसरी बार इन्हें तलब किया है, यानी कि सवाल जवाब हुआ है कि जिस तरीके से हिंदुओं पर उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, ऐसे में बांग्लादेश सरकार क्या कर रही है। बांग्लादेश में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई गई है। यानी वहां जो डिप्लोमेट्स हैं, वहां जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा पर भी भारत लगातार नजर बनाए हुआ है। हिंदुओं पर हमलों का मुद्दा लगातार अब अलग अलग जगहों पर उठ रहा है। दुनिया इस पर अब कड़ी नजर बनाए हुए है। उम्मीद की जा रही है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी अब इस मुद्दे को रखा जाएगा क्योंकि जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार का जब तख्ता पलट हुआ था उसके बाद बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में कहीं ना कहीं उठापटक देखी गई, कभी कड़वाहट, कभी मिठास। और जिस तरीके से अब जब चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले जो हिंसा भड़क रही है, कहा जा रहा है कि क्या राजनीति के कारण ये सब हो रहा है या फिर मुद्दा कुछ और है। पिछले हफ्ते भी मंत्रालय ने कई हाई कमिश्नर बुलाए थे और बांग्लादेश में बिगड़ते हुए माहौल पर चिंता भी जताई थी। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बांग्लादेश में हिंसा कब से चल रही है और भारत बांग्लादेश के बीच के जो ये रिश्ते हैं वो किस तरीके से अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 18 दिसंबर की बात करते हैं। 18 दिसंबर 2025 छात्र नेता उस्मान हादी की मौत होती है। ईश निंदा के आरोप में दीपू दास की पीट पीट कर हत्या करती जाती है। ये तस्वीरें आपने देखी थी, खून खौल उठा किसी का भी जब उसने ये तस्वीरें देखी कि किस तरीके से दीपू दास की हत्या की गई और उसके बाद क्या हश्र किया गया। वो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही थी कि ये जो तस्वीरें थी वो साफ तौर पर बयां कर रही थी कि हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें ये बयां भी कर रही हैं कि कैसे ये अत्याचार बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं 18 दिसंबर को खुलना में भारत ने बंद किए थे एसी सेंटर। वहीं 20 दिसंबर की बात करें, नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायुक्त के बाहर प्रदर्शन किए गए। इसके बाद जब आगे बढ़े तो 21 दिसंबर पर आते हैं और 21 दिसंबर को भी ये लगातार आप देख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से ये उग्र प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। हिंसा बांग्लादेश में बढ़ती गई और चटगांव में भारत ने बंद किए आईवैक्स सेंटर। उसके बाद 22 दिसंबर को बांग्लादेश ने दिल्ली में वीजा सेवाएं निलंबित कर दी, यानी दोनों तरफ से इस समय कार्रवाई की जा रही है। 23 दिसंबर में फिर नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किए जाते हैं और प्रदर्शन में साफ तौर पर ये मांग की जाती है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो। 23 दिसंबर को बांग्लादेश के उच्चायुक्त फिर तलब किए जाते हैं, यानी कि एक हफ्ते में 2 बार तलब किया जाता है, सवाल जवाब किया जाता है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त और भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त से सवाल जवाब लगातार चल रहे हैं। क्या इसको माना जाए कूटनीति का कदम है या फिर कहीं ना कहीं ये जो रिश्ते हैं इस समय नाजुक मोड़ पर दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और ये जो गुस्सा दिख रहा है ना, वो देश में हर जगह पे दिख रहा है। बांग्लादेश में जो ये के खिलाफ जो गुस्सा है वो आपको बता दें कि दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, उत्तर प्रदेश, वाराणसी और कई जगहों पर ये हिंदुओं का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और ये विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहे हैं। क्या कहा जाए कि हिंदू अब जाग उठा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भोपाल, वाराणसी, दिल्ली की, जहां अब हिंदुओं पर जो अत्याचार है उस पर अब आर पार दिख रहा है इस समय बांग्लादेश और भारत। इसके साथ साथ जो तस्वीर अब हम और आपको दिखा रहे हैं वो है सिलीगुड़ी, असम और मुंबई की। ये तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और साफ तौर पर दिख रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू जाग उठा है और हिंदू बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं करेगा उन पर हो रहे जो अत्याचार हैं। हमारे पड़ोसी देश में जो अत्याचार हिंदुओं पर किए जा रहे हैं, 1.5 करोड़ हिंदू वहाँ रहते हैं और ये जो 1.5 करोड़ की जनसंख्या है वो भारत के लिए बहुत मायने रखती है। भारत इन 1.5 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए तत्पर खड़ा है और इसलिए विदेश मंत्रालय लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन इस बीच जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ और अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की बनी, वो मोहम्मद यूनुस जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आखिरकार वो इतने समय से सवालों में क्यों खड़े हैं? क्या वो भारत के खिलाफ है? क्या उनकी जो रणनीति है वो भारत की रणनीति से मेल नहीं खाती है? आइए आपको बताते हैं कि क्यों सवालों में इस समय यूनुस की सरकार और यूनुस खड़े हैं। क्या वो ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे वो लगातार सवालों के घेरे में आते जा रहे हैं और दुनिया भर से उनको कहीं ना कहीं इस मामले में सुनना पड़ रहा है। और इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, बांग्लादेश में इस समय किस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, भारत उग्र हो गया है, आक्रोश बढ़ गया है, हर जगह विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। क्या माना जाए कूटनीतिक कदम भारत इस समय उठाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश की जो बात की कि बांग्लादेश की क्या हालत है, निश्चित तौर पे ये बहुत ही चिंतनीय स्थिति है कि बांग्लादेश में लगता है कि कोई सरकार नहीं काम कर रही है। मोहम्मद यूनुस भले ही अंतरिम सरकार के मुखिया बने हुए हो, लेकिन निश्चित तौर पे न भीड़ उनके नियंत्रण में है और न ही उनकी कोई बात सुन रहा है। इसीलिए जब से वे बने हैं अंतरिम सरकार के मुखिया, तब से लगातार वहां एक तरीके से कहें कि अराजकता की स्थिति है। जो स्थिति शेख हसीना के वहां से हटने के समय थी, वही स्थिति छोटे छोटे पैमानों पे पूरे देश में है। अब देखना यह है कि एक स्थिति ये हो रही है कि कल तारिक रहमान जो खालिदा जिया के पुत्र हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन है, वो कल लंदन से ढाका आने वाले हैं। अब यह एक नई स्थिति होगी क्योंकि अभी तक कोई वहां बांग्लादेश में कोई ऐसा नेता नहीं मौजूद है जो कि पूरी तरह राजनीतिक रूप से उसकी एक विरासत हो। मोहम्मद यूनुस खुद, इनका राजनीति में कोई अनुभव नहीं है, नहीं डिप्लोमेसी में इनका कोई अनुभव है। हाँ, अब बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन जिनके स्वागत के लिए उनकी पार्टी पूरी लग गई है, तकरीबन 50-60 हजार एक्टिविस्ट को बोला जा रहा है कि वो जाएंगे ढाका में, उनका स्वागत करेंगे। तो यह एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन अभी बांग्लादेश में दिखेगा। कल वो आएंगे तो स्थितियां थोड़ी सी हो सकता है कि थोड़ी डिफरेंट स्थिति हो।
हाँ, अब देखिए जो एक चंदन दास के खिलाफ जो हुई कार्रवाई, जो उनकी हत्या की गई, बिल्कुल एक तरीके से क्रूर हत्या थी। और कहा यह जा रहा है कि उनके कलीग जो थे, उनके दफ्तर में काम करने वाले थे, उन लोगों का भी हाथ है इस पूरे घटनाक्रम में। तो निश्चित तौर पे इस तरह की जब क्रूरता किसी देश में बढ़ती है, तो यह बहुत ही चिंता करने वाली बात है। देखिए वहां 8% के अखिलेश, करीब इसके साथ मेरा सवाल ये भी है कि चुनाव आने वाले हैं। चुनावों से पहले हम देखते हैं कि बड़ी उठापटक होती है और राजनीतिक कारणों के कारण अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए जो पार्टियां हैं वो तमाम तरीके के प्रयास करती हैं। कोशिश शायद ये लग रहा था कि बांग्लादेश में यही की जा रही है, लेकिन उल्टा पड़ता हुआ मामला नजर आ रहा है। बांग्लादेश में जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले इस तरीके की हिंसा, क्या लग रहा है कि सब कुछ सोची समझी साजिश है? निश्चित तौर पे यह सोची समझी साजिश है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश जिस तरीके से विकास के रास्ते पर खड़ा है, काफी समय तक वो विकास के रास्ते पे काफी अच्छा उसका प्रदर्शन रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और ऐसे बांग्लादेश को यह मंजूर नहीं होगा, वहां की जनता को, कि वो अराजकता की स्थिति में चली जाए। इसलिए जनता के स्तर पर चुप्पी है। भले ही कुछ छात्र जो है, वो कुछ युवक जो है वो सड़कों पे है, लेकिन आम जनता अभी चुपचाप इंतजार कर रही है चुनाव का। और जब चुनाव आएगा तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि स्थितियां कुछ बदलेंगी और स्थितियों में काफी परिवर्तन होगा, क्योंकि यह स्थिति नहीं बरकरार रह सकती। निश्चित तौर पे पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कोशिश यह है कि बांग्लादेश को बिल्कुल अराजक स्थिति में पहुंचा दिया जाए। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो संबंध है, उन संबंधों में तल्खी की जाए। और इसीलिए भारत लगातार इस बात की कोशिश करता रहा है, उनको समझाता भी रहा है कि आप चुनाव कराइए अपने यहाँ। और चुनाव कराने के बाद एक जो वैधानिक सरकार होती है, उस वैधानिक सरकार को आने दीजिए। उस सरकार के आने के बाद आप तय कीजिए कि आपके डोमेस्टिक इश्यूज क्या है। और ये भारत यह भी लगातार कहा है कि सभी जो राजनीतिक दल है वहां पे, जैसे अवामी लीग को भी चुनाव में शामिल होने की इजाजत देनी चाहिए, तभी पता बिल्कुल, चलेगा कि अवामी लीग पर तो प्रतिबंध लगा दिया है। अब ऐसे हाँ। में देखना होगा कि चुनाव जो कहे जा रहे थे निष्पक्ष तरीके से होंगे, फेयर होंगे, अकाउंटेबल होंगे, इस पर भी सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। नवल सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ढाका से फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। नवल, इस समय बांग्लादेश में किस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से हिंदुओं पर हिंसा हुई है उसके बाद यूनिट सरकार कहीं ना कहीं झुकती हुई नजर आई है, क्योंकि दीपदास के घर में उनका एक दूत पहुंचा और वहां उनसे बातचीत भी की और दिलासा भी दिलाया। जी, कल उनके जो एजुकेशन एडवाइजर है वो जो दीप चंद्र दास जो है, उनके घर गए थे, उनके परिवार से मिले और उनको दिलासा दिलाया और सख्त कार्रवाई की बात की और परिवार की जिम्मेदारी लेने की भी बात उनके साथ जो गए थे जो सिविल सोसाइटी के लोग, उन्होंने बताई। तो वो एक जो प्रदर्शन या विरोध, जो भी इंटरनेशनल मंच पे जो उसका जो माहौल बना, उसका इफेक्ट पड़ा है, उसका कह सकते हैं उसको। और दूसरा, कल जैसे अब आप बता रहे थे अखिलेश सुमन जी की, तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश आ रहे, तो उससे बीएनपी जो है उनके वेलकम में लगी हुई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट कल रात को ये हुआ है कि जो नाहिद इस्लाम है, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, और जिसने जो कोटा अगेंस्ट दी कोटा मूवमेंट जो चला था, मूवमेंट अगेंस्ट दी कोटा इन बांग्लादेश, और जिसके चलते शेख हसीना अपदस्थ हुई थी, उसका जो पायोनियर लीडर माना जाता है नाहिद इस्लाम को, और मोहम्मद यूनुस से काफी करीब है। उनका एक स्टेटमेंट ये है कि उनका जो पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, वो आवामी लीग के जो कार्यकर्ता और वोटर्स है उनके सिविक और पॉलिटिकल राइट्स रिस्टोर करने के पक्ष में है। दोपहर को उनका ये बयान था कि बीएनपी और जमाते इस्लामिस्ट जो फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, उन दोनों के बीच में आवामी लीग के वोटर्स को लेके होड़ जमी हुई है, क्योंकि अभी आवामी लीग पार्टी जो बैन है और उसका एक बड़ा वोट बैंक है बांग्लादेश में, उनके कार्यकर्ता का एक बड़ा फौज है। तो ऐसी स्थिति में जब आवामी लीग बैन रहेगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उसको लुभाने के लिए बीएनपी और जमात के बीच में होड़ लगी हुई है, ऐसा दोपहर को नाहिद इस्लाम का कहना था। शाम को उनका दूसरा स्टेटमेंट आया कि हम आवामी लीग के एक्टिविस्ट और वोटर्स के जो सिविक और पॉलिटिकल राइट्स है उसको रिस्टोर करने के पक्ष में है। और कल यूएस के जो लॉ मेकर्स है उनका भी एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने एक बात दोहराई है कि अगर बांग्लादेश में आवामी लीग पार्टी, जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल माना जाता है बीएनपी और आवामी लीग, उनको अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दोगे तो वो इलेक्शन कैसे पार्टिसिपेटरी इलेक्शन माना जाएगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जितने भी राजनीतिक दल है उनको आप हिस्सा लेने दोगे तभी तो इलेक्शन होगा।
तो उनका एक सवाल जो है यूनुस सरकार के ऊपर है कि आप अगर आवामी लीग को बैन रखोगे, नो डाउट जिसके खिलाफ मामले चल रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है, कानूनी कार्यवाही चल रही है, उनको आप इलेक्शन कंटेस्ट करने से दूर रख सकते हो। लेकिन वो हर एक नवल, देश यहाँ का मैं कानून छोटी हो सी एक सकता और है। बात पूछना चाहूंगी, फिर हमको ब्रेक पर जाना है। नवल, यहाँ पर जिस तरीके से दोनों साइड से उच्चायुक्त को तलब किया है, सवाल जवाब चल रहा है, कूटनीति के लिहाज से क्या माना जाए? क्या बांग्लादेश को पता है कि भारत के बिना उसका गुजारा नहीं है? नहीं, उस मामले में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि बांग्लादेश, लेकिन एक बात तय है कि बांग्लादेश के अंदर अभी भी बहुत सारे बड़े पैमाने पे लोग का ये मानना है कि हम दोनों चलिए आगे देश, देखना भारत होगा और कि बांग्लादेश, भारत ने जो रुख अभी तक बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों में निभाया है उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है या नहीं। अखिलेश और नवल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।